प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 6 भगवान के डाकिए नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के माध्यम से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भौगोलिक एकता का संदेश दिया है, यानी मानव जाति को भौगोलिक एकता का संदेश दिया है। और यह प्रकृति अर्थात भगवान के जो डाकिए हैं, जैसे कि बादल, पक्षी या पहाड़, नदियाँ, ये सब क्या है? भगवान के डाकिए हैं। कवि जो है इनको भगवान के डाकिए के रूप में मानते हैं और ये कहते हैं कि ये हमें जो संदेश देते हैं, ये मानव जाति को इनके उन संदेशों को ग्रहण करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। और वो क्या संदेश है? भौगोलिक एकता का संदेश है। तो भगवान के डाकिए नामक कविता में इन्होंने भौगोलिक एकता का संदेश दिया है। अब इसे जो है हम क्रमबद्ध तरीके से, यानी संदर्भ, प्रसंग और उसके बाद व्याख्या इसका समझेंगे। उससे पहले इस कविता के जो कवि हैं, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी, उनके संबंध में, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद फिर हम इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था, जो एक सामान्य किसान थे, और माता जी का नाम श्रीमती मनुरूप देवी, जो एक सामान्य गृहिणी थी। बाल्यावस्था में इनके पिताजी का देहांत हो गया, जिससे इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और ये पटना विश्वविद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद से पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद से पारिवारिक जिम्मेदारियों के वजह से इनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई, नहीं कर पाए। लेकिन इनकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में पहले से ही थी। तो ये कविताएं जो है, कविताओं की रचना किया करते थे, पंक्तियां लिखा करते थे। और सबसे बड़ी विशेषता जो इनकी कविताओं में है वो ये है कि ये देशभक्तिपूर्ण रचनाएं किया करते थे, देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखा करते थे। इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान दिया गया, राष्ट्र कवि कहा जाता है। उसी के संदर्भ में आप देख लीजिए, आपके जो सिलेबस में ये है पाठ 6 भगवान के डाकिए, इसमें भी भौगोलिक एकता का इन्होंने संदेश दिया है। तो इनकी जो प्रमुख कुछ रचनाएं हैं ये भी आप जान लीजिए कि कुछ कविता संग्रह, यानी कविताओं का इन्होंने कुछ संग्रह किया। रेणुका, हुंकार इत्यादि नाम से इन्होंने कविताओं का संग्रह किया, तो ये कविता संग्रह इनके हैं। उसी प्रकार कुछ प्रमुख इनके महाकाव्य हैं, जैसे रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इत्यादि। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि इनकी जो भाषा थी, यानी लिखने की जो किस भाषा थी, वो शुद्ध हिंदी खड़ी बोली थी। हिंदी खड़ी बोली में ये अपनी रचनाएं लिख करते थे। इन्हें जो है कई प्रकार के पुरस्कार भी दिए गए, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, से सम्मानित किया गया इनको। और अंतोगत्वा हिंदी की सेवा करते हुए हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के बाद 24 अप्रैल
1974 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। 1974 को इनका देहांत हो गया, ये स्वर्गवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आइए हम अपनी कविता जो है, जो हमारे सिलेबस में कविता है, उसको संदर्भ प्रसंग से देखते हैं, उसकी व्याख्या समझते हैं। सर्वप्रथम जो पहला पैराग्राफ है, पहले मैं इसका वाचन करता हूँ, उसके बाद फिर जो है संदर्भ प्रसंग से इसकी व्याख्या करूँगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम पैराग्राफ है। इसमें इसका संदर्भ हो जाएगा, जैसा कि आप सभी पहले से लिखते आ रहे हैं, जानते हैं, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। प्रस्तुत पद्यांश यानी संदर्भ में हम इस शीर्षक, पुस्तक का नाम, शीर्षक, उसके लेखक, उसके कवि कौन है, इसके संदर्भ में हम लिखते हैं। तो प्रसंग संदर्भ इसका हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश यानी प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 6 भगवान के डाकिए नामक शीर्षक से लिया गया है या अवतरित है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रसंग में हम लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं कि इस पैराग्राफ में मुख्य रूप से कवि ने किसकी चर्चा की है, किस बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, उसके बारे में हम संक्षिप्त में लिखते हैं। तो इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति का वर्णन किया है, उसके साथ ही साथ प्रकृति की वस्तुएं हमें बिना किसी भेदभाव के रहने का संदेश देती हैं। ये भी बताया है कि किस प्रकार से जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो हमें एकता का संदेश देती हैं, बताने का इसमें प्रयास किया गया है। अब आइए इसकी व्याख्या। पहली लाइन से शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, पोस्टमैन हैं, संदेश वाहक हैं, संदेश पहुंचाने वाले हैं, ले जाने वाले हैं, जो क्या करते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक देश से या महादेश से दूसरे देश को जाते हैं। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं, यानी इनकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। ये भौगोलिक सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं, जिस प्रकार की हम मानव बंधे हुए हैं कि ये इंडिया है, इसके बाहर नहीं जाएंगे, ये दूसरा देश है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये रूस है, ये जापान है, ये क्या है, सभी देश की अपनी अपनी भौगोलिक सीमाएं हैं। हम भौगोलिक सीमाओं से बंधे हुए हैं, लेकिन पक्षी और बादल क्या हैं, ये भौगोलिक सीमाओं से बंधे हुए नहीं हैं। ये एक देश से, एक महादेश से दूसरे देश या दूसरे महादेश में बिना रोक टोक आते जाते रहते हैं। अब देखिए अगली लाइन क्या है कि हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पहाड़ क्या करते हैं, बाँचते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। अब इसमें कवि कह रहा है
कि जो पक्षी और बादलों का जो संदेश है, भौगोलिक एकता का जो संदेश है, उसे तो हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसे नहीं समझते हैं, या उनके इस संदेश को हम ग्रहण नहीं करते हैं। जबकि पक्षियों और बादलों को कोई भौगोलिक सीमाएं बांधती नहीं है। ठीक है। अब उनका ये संदेश हम मानो तो नहीं स्वीकार करते हैं, भाई युद्ध हो जाएगा, दूसरे भौगोलिक सीमा में आप चले जाएंगे बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसे चले जाएंगे, आप मार दिए जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी भौगोलिक सीमाएं हैं। लेकिन जो ये पक्षी और बादल जो हैं, जो भगवान के डाकिए हैं, वो जो संदेश देते हैं उनको हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और उनका यही संदेश है कि हम सभी भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं। भौगोलिक सीमाएं एक दूसरे को अलग अलग नहीं कर सकती हैं, सभी लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं किसी न किसी प्रकार से। अब आगे देखिए, उनके इस संदेश को कौन कौन पढ़ पाते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि पक्षी और बादल जो है एक देश की सीमा को लांघ कर दूसरे देश की सीमा में बिना किसी भेदभाव या भय के प्रवेश कर जाते हैं, परंतु हम उनके इस संदेश को ग्रहण नहीं करते हैं और उनके इस संदेश को प्रकृति में स्थित पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके संदेशों को बखूबी जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ ये भी जो है एकता का ही संदेश देती हैं। इनको भी कोई सरहद या कोई सीमा इनको क्या है, इनको रोक नहीं सकती है। और ये सबके लिए, मानव हित के लिए या अन्य जीव जंतुओं के हित के लिए जो है निरंतर लगे होते हैं। नदियों का जल सभी लोग पी सकते हैं, पेड़ क्या कहते हैं, पंछी, मनुष्य, जीव जंतु, बादल और पहाड़ ये सबके लिए हैं, इनकी कोई सीमाएं नहीं हैं। इसमें एक शब्द आया है बाँचते हैं। बाँचते हैं का अर्थ होता है पढ़ते हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि कोई कठिन शब्द इसमें नहीं है। तो इस प्रकार ये पहला पैराग्राफ था, पहले पैराग्राफ की व्याख्या थी। अब इसमें दूसरा जो पैराग्राफ है, देखिए ये, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। पहले मैं इसे पढ़ता हूँ। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें कुछ जो शब्द हैं जो आपको जानना चाहिए उसका अर्थ, जिसमें पहला है आंकते हैं। आंकते, आंकते का मतलब होता है परीक्षण करना, परीक्षण करना। सुगंध आप जानते ही हैं। हाँ, और दूसरा है सौरभ। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध युक्त। सौरभ यानी सुगंध के से युक्त, सुगंधित आप कह सकते हैं या सुगंध भी कह सकते हैं। तीसरा है पाँखों। पाँखों का मतलब पक्षियों का जो पंख होता है, पर उसको कहा गया है, पंख को पाँख यहाँ पे कहा गया है। तिरता का मतलब होता है तैरता। तिरता का अर्थ क्या होता है? तैरता होगा या तैरता है आप कह सकते हैं। और एक देश का भाप, भाप का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे वाष्प। तो ये 4-5 जो कठिन शब्द थे इसका निवारण मैंने कर दिया। अब आइए इसका प्रसंग और संदर्भ देखते हैं। संदर्भ तो वही हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संदर्भ एक ही होगा। पाठ 6 के भगवान के डाकिए नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब प्रसंग में देखिए, यानी इस पैराग्राफ में मुख्य रूप से
क्या कहा गया है, किसके बारे में कवि ने मुख्य रूप से प्रकाश डाला है, वो हम लिखेंगे प्रसंग में। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका प्रसंग हो जाएगा कि इसमें कवि ने प्रकृति का वर्णन करते हुए प्रकृति की वस्तुएं किस प्रकार हमें बिना किसी भेदभाव के रहने का संदेश देती हैं, इसके बारे में बताया है। ठीक है, यानी प्राकृतिक वस्तुएं किस प्रकार हमें आपसी मतभेद को मिटाकर एकजुट होकर, यानी आप ये कह सकते हैं भेदभाव से रहित रहते हुए जीवन यापन करना चाहिए, इसका संदेश दिया है। अब इसकी व्याख्या देखिए, पहली लाइन, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब इसकी व्याख्या देखिए, इसमें कवि कहता है, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी एवं बादल निर्बाध गति से, यानी जिसकी कोई बाधा नहीं हो, जिसमें कोई अवरोध ना हो, एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। पक्षी और बादल बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। उनके इस आवागमन से हम दूसरे देशों की गंध सुगंध का परीक्षण करते हैं। आंकते का मतलब परीक्षण करते हैं, यानी किस देश से यह पक्षी का आगमन हुआ है। जैसे माइग्रेशन होता है ना पक्षियों का, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या रही होगी, इसलिए ये पक्षी जो है इधर आ रहे हैं। बादल आ रहे हैं तो किस तरफ से, किस दिशा से आ रहे हैं, उस दिशा में घोर बादल लगे हुए हैं, उधर से आ रहे हैं, यानी बारिश करते हुए उधर से आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है उस देश का गंध या सुगंध अपने साथ ले आते हैं, जिनको हम देखकर आकलन करते हैं, परीक्षण करते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि हवा में तैरते हुए ये पक्षी और बादल अपने साथ दूसरे देशों की गंध सुगंध हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी हम तक पहुंचाते हैं। पक्षियों की पाखों पर तिरता है, हाँ सॉरी, ये देखिए, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब यहाँ कवि कहते हैं कि हवा में तैरते पक्षियों के साथ साथ दूसरे देशों की गंध सुगंध हम तक पहुँचती है। यानी पक्षी जब उड़ते हुए आते हैं तो अपने पंखों के साथ वहाँ के गंध और सुगंध को भी लेकर आते हैं, उस देश की सुगंध को भी हमारे यहाँ लेकर आते हैं, और हम यहाँ आकलन करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। आपने देखा होगा पक्षियों का कितना माइग्रेशन होता है, जाड़े के ऋतुओं में, गर्मियों में, एक देश से दूसरे देश में वो आते जाते रहते हैं। अब आगे देखिए, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भाप का अर्थ मैंने बताया था वाष्प। इसी तरह अब इसकी व्याख्या समझ लीजिए। इसी तरह एक देश का जल सूरज की किरणों से भाप बनकर, यानी वाष्पीकृत होकर बादलों के रूप में दूसरे देश में जाकर बरसता है। तात्पर्य यह है कि ये प्राकृतिक वस्तुएं हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देती हैं। तो इस प्रकार जो है यह जो अध्याय है वह पूरा हुआ। ये जो कविता है जिसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, और इसका मुख्य संदेश ये है कि भौगोलिक एकता, भगवान के डाकिए के रूप में, भगवान के डाकिए अर्थात जो पक्षी, बादल, पहाड़, नदियाँ, ये पेड़ पौधे, ये जो भगवान के डाकिए हैं, ये भौगोलिक सीमाओं या बाधाओं को नहीं मानते, और ये संदेश देते हैं कि मानव जाति भी इसको स्वीकार करे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या है तो आप मुझे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर
आप अपनी समस्या का समाधान या निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद।